शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी अध्यापिका और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनगांव में हिंदी विभाग में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचय और काल विभाजन, उसके बाद में आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ, आदिकालीन काव्य की विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाकार, इन सब बातों को हम बृहद रूप से पढ़ेंगे। पहले आज का पाठ में हम देखते हैं कि युग परिवर्तन के साथ कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब है युग परिवर्तन मतलब समय का परिवर्तन होने से सब कुछ में परिवर्तन होता है। साथ ही कविता लिखने का ढंग और कविता का इतिवृत्त में भी परिवर्तन होता है। और कविता साहित्य का सबसे अधिक प्रभावी और पुरातन स्वरूप है। कविता जो है साहित्य का सबसे प्रभावी और प्राचीनतम रूप है। और संसार की जितनी भी भाषाएं हैं संसार में, उन सभी भाषाओं में जितनी भी साहित्य लिखा गया है वह सब उसका प्रारंभिक रूप जो है कविता ही है, कविता के रूप में ही उपलब्ध है। कविता जीवन के महासागर के उठी हुई उच्च तरंग है, उच्चतम तरंग है। अगर हम हमारे जीवन को एक महासागर समझे तो उस महासागर में उठी हुई एक उच्चतम तरंग है कविता, क्योंकि वह जीवन में सुख दुख, हर्ष शोक, आशा निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठतम माध्यम है कविता। हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष शोक इत्यादि हृदयगत भावों का, हृदय के अंदर जो भाव होते हैं उनको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है कविता। वस्तुतः कविता मानव हृदय में अनिर्वचनीय आनंद का संचार करके उसका परिष्कार करती हुई वीरता, त्याग, दया, प्रेम आदि उदात्त वृत्तियों को जागृत करती है। वस्तुतः कविता हृदय में, मानव हृदय में अनिर्वचनीय आनंद का उत्पन्न करता है। कविता सुनने से मनुष्य को एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, उसका परिष्कार भी मिलता है उसको कविता के माध्यम से। और कविता मनुष्य के अंदर जो वीरता, त्याग गुण, दया, प्रेम इत्यादि भाव निक्षिप्त रहते हैं, दबे रहते हैं, उसको भी बाहर निकालता है। जिस प्रकार हमने हमारे कविता पाठों में पढ़ चुके हैं, हमारे पूरे आधुनिक कवि, चाहे वो द्विवेदी युग के हो, चाहे छायावाद के युग के हो, लोगों ने जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चलती थी, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के वास्ते लोगों को अपने कविता के माध्यम से प्रेरणा देते थे। इसी तरह वीरता को बढ़ाते थे लोगों में, और उसी तरह प्रेम भाव भी उत्पन्न होता है। प्रेम से संबंधित कविताएं सुनने से और त्याग, दया इत्यादि भाव भी हमारे मन में विकसित होते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सब कहाँ हित होई। तुलसीदास के इस कथन से, सब
तुलसीदास के इस कथन से सदृश कविता स्वांत सुखाय की अपेक्षा सर्व सुखाय होकर ही महत्व प्राप्त कर सकती है। तुलसीदास जी के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि कविता स्वांत सुखाय की अपेक्षा सर्व सुखाय होकर ही महत्व स्थान प्राप्त कर सकता है। कविता खुद के लिए नहीं, सबके लिए, सर्वजन के सुख के लिए, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इसके लिए है कविता। ऐसी ही सभी लोगों को सर्व सुख के लिए लिखी गई कविता ही महत्व स्थान प्राप्त करता है समाज में। और हिंदी कविता का इतिहास प्रारंभ से लेकर आज तक परिवर्तित मनोवृत्तियों को और परिस्थितियों को लेकर लिखी गई। प्रारंभ से लेकर आज तक जो मनोवृत्तियां, मन की अभिलाषाएं, मन की कामनाएं परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ, और परिस्थितियां भी, सामाजिक स्थिति भी परिवर्तित होती जाती रहती है। इन सबका इतिहास है कविता। प्रारंभ से लेकर आज तक जो मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया है, जो सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, उन सबका इतिहास है कविता। और हिंदी कविता की परंपरा लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व की है और 7वीं-8वीं शताब्दियों में अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार था। 7वीं और 8वीं शताब्दियों में अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषा का प्रचार व प्रसार था। हिंदी का उद्भव इन्हीं भाषाओं से हुआ। अपभ्रंश और प्राकृत भाषा से ही हिंदी का उद्भव हुआ है, लेकिन जिसका व्यवस्थित विकास अपभ्रंश अवहट से होते हुए हिंदी भाषा का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ है। हिंदी कविता को तब से अब तक जिन कालखंडों में विभाजित किया है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। हिंदी कविता को तब से अब तक जिन कालखंडों में, जिन कालों में विभाजित किया गया है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, जिससे कविता की विकास यात्रा को पूर्णतः समझा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम कविता की विकास यात्रा को हम पूर्णतः समझ सकते हैं। वैसे तो समस्त साहित्य ही एक प्रवाहमान धारा के सदृश होता है और उसका विभाजन करना अत्यंत कठिन होता है। पूरा साहित्य ही एक प्रवाहमान धारा जैसा होता है, उसका विभाजन करना तो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य का गासा दातासु, शिवसिंह सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र आदि इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास में विभिन्न प्रकार से काल विभाजन प्रस्तुत किया है। साहित्य का काल विभाजन करना, कविता का काल विभाजन करना, यह तो अत्यंत कठिन है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन करने वालों के सुविधा के लिए हिंदी साहित्य को गासा दातासी, शिवसिंह सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र आदि इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से काल विभाजन प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग रूपों में उन्होंने एक अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग रूपों में काल विभाजन किया है। काल विभाजन तत्कालीन जनता की मनोवृत्ति, तत्कालीन जनता की मनोवृत्ति और विचारधारा को समझने के लिए सहायक होता है। काल विभाजन से यह लाभ है कि तत्कालीन जनता के मनोवृत्ति, तत्कालीन जनता के विचारधारा को समझने के लिए सहायक होता है और अतः जिस काल में किसी विशिष्ट प्रकार की
रचनाओं की अधिकता दर्शित होती है, उसका नामकरण भी इसी उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। अतः जिस काल में किसी विशिष्ट प्रकार की रचनाओं की अधिकता, जिस काल में किसी विशिष्ट प्रकार की रचनाओं की अधिकता दर्शाई देता है, किसी काल में कोई एक प्रकार के एक रीति में लिखे गए ग्रंथ अधिक दर्शित होते हैं, उन ग्रंथों के अनुसार ही उस काल को नाम दिया गया है, उस काल का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त पूरे इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। काल विभाजन, अलग अलग काल विभाजन भी किए हैं इन्होंने, लेकिन सबसे प्रामाणिक काल विभाजन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। वह इस प्रकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित किया गया है। वह इस प्रकार है। पहला आदिकाल, संवत, आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर 13,075 तक। दूसरा भक्तिकाल, संवत 13,075 से लेकर 1700 तक। तीसरा रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर अब तक। इस प्रकार उन्होंने काल विभाजन किया है, ये सबसे प्रामाणिक माना गया है। इसमें सबसे पहला आदिकाल, आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 तक तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचना काल को आदिकाल कहा है। यह हिंदी साहित्य का आरंभ होने के कारण तथा उसमें भावी हिंदी भाषा तथा उसके काव्य रूप अंकुरित होने के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल किया है। यह हिंदी साहित्य का आरंभ काल होने के कारण और उसमें भावी हिंदी भाषा तथा उसके काव्य रूप अंकुरित होने के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समय का आदिकाल नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ तथा वीर गाथात्मक रचनाओं की अधिकता को दृष्टिगोचर करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ, इस समय 1050 से लेकर 13,075 तक का समय जो है, इस समय में रासो ग्रंथों की और वीर गाथात्मक रचनाओं की अधिकता को दृष्टिगोचर कर उन्होंने इस समय को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल, वीर गाथाओं की अधिकता होने के कारण उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल तथा चारण काल नाम दिया है। उनके मतानुसार इस काल की अधिकांश रचनाएं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मतानुसार इस काल के अधिकांश रचनाएं चारणों के द्वारा किए गए हैं। चारण मतलब राजाओं के आश्रय में रहकर लिखने वाले कवि, चारण कवि कहते हैं उनको। इसलिए इस समय के अधिकांश रचनाएं चारणों के हैं, इसलिए चारणों के द्वारा लिखे गए थे, इसलिए इनको चारण, इन्होंने इस काल को चारण काल। और 2 भाषाओं की संधि समय होने के कारण अपभ्रंश तथा हिंदी, ये 2 भाषाओं की संधि समय होने के कारण इस काल को उन्होंने संधि काल भी कहा है। और पंडित राहुल संस्कृत्याय ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजपवन काल कहा है। इस काल में अपभ्रंश साहित्य का विकास होने के कारण हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भाषा के आधार पर बच्चन सिंह ने इसका नामकरण अपभ्रंश काल किया है। इस काल में
अपभ्रंश साहित्य का विकास होने के कारण हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भाषा के आधार पर बच्चन सिंह ने इस काल को अपभ्रंश काल नामकरण दिया है। समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं दर्शित होती हैं। समस्त आदिकाल में जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं की अधिकता होने के कारण इस समय को वीर गाथा काल कहा है, लेकिन इस समय में सिर्फ वीर गाथाएं ही नहीं है, 4 प्रकार की रचनाएं दर्शित होती हैं इस काल में। उसमें से एक है वीर गाथा, वीर गाथाएं। वीर गाथाएं किसमें होते हैं? वीर गाथाएं रासो ग्रंथों में और विद्यापति की कीर्ति गाथा में वीर गाथाएं होती हैं। धार्मिक रचनाएं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और विद्यापति की पदावली में धार्मिकता दिखाई देता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और विद्यापति की पदावली में धार्मिकता दिखाई देता है। और श्रृंगार परक रचनाएं, तीसरा जो है श्रृंगार परक रचनाएं, इसमें संदेश शासक, ढोला, मारूरा, दूहा, बीसदेव रासो, विद्यापति की कीर्ति पताका, ये हैं श्रृंगार परक रचनाएं। और चौथा मनोरंजनात्मक साहित्य। मनोरंजनात्मक साहित्य में अमीर खुसरो की पहेलियां आते हैं। वास्तव में आदिकाल के नाम से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। वास्तव में तो आदिकाल का नाम से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। व्यापक मतलब बृहद, बड़ा पृष्ठभूमि होने का बोध होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल के साहित्य में हिंदी का आरंभिक रूप, अपभ्रंश से हिंदी का विकास तभी हुआ है ना, इसलिए हिंदी का आरंभिक रूप जो है वो उसका बोध होता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप जो है वह परवर्ती साहित्य में इस काल के बाद में जो समय आता है उस समय का साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है, इसलिए इस समय का नाम आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं आदिकाल जो है, इस समय को आदिकाल नाम देना सबसे उपयुक्त एवं व्यापक मालूम पड़ता है। इस प्रकार आदिकाल का परिचय तो ले चुके हैं, हम नामकरण के बारे में जान चुके हैं और अगले क्लास में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, यह क्लास यहीं पर खत्म होता है। आप घर पर भी दोहराइए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सावधान रहिए, घर पर एक बार पाठ को दोहराइए। यह क्लास यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।